नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी, फैकल्टी कौटिल्य एकेडमी। और मैं सबसे पहले आपको एक जो खबर देने वाला हूँ वो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा एसआई और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। और आप देखिए, अभी 1 या 2 दिन पहले इनिशिएटिव चलाया गया जिसमें हैशटैग मोदी रोजगार दो जॉब की बात की गई है ना। ट्विटर में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का, युवाओं का कहीं ना कहीं सरकार के लेकर एक आक्रोश देखने को नजर आया। और उसके अगले दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैकेंसी रिलीज़ करना काफ़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि 9,000 से ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा आपकी रिलीज़ की गई हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न और इसमें क्या कुछ नया है, मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूं। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपको यूपी एसआई और प्लाटून कमांडर की नोटिफिकेशन देखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल कौटिल्यंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन, इसके अलावा कौटिल्य एकेडमी के नोट्स और पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। करंट अफेयर्स क्विज हैं, बहुत सारी अपडेट है जो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है कौटिल्यंस, तो आज ही आप उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में और एक एक करके जानकारी यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हो हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को पदों पर सीधी भर्ती आपकी निकली हुई है। देखिए, यहाँ पर प्लाटून कमांडर की बात करें तो प्लाटून कमांडर में आपने देखा होगा जो टुकड़ी दल में जो आपके हेड होते हैं, लीड करते हैं, उनको उनको हम प्लाटून कमांडर बोलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके अलावा एसआई की वैकेंसी भी यहाँ पर सरकार के द्वारा, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लगभग यदि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 9,534 रिक्त पद हैं आपके इस विभाग में, जिनमें श्रेणीवार विवरण कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जिसमें अनारक्षित की बात करें यानी अनरिजर्व्ड की, तो अनरिजर्व्ड के लिए 3,613 पद हैं आपके। ईडब्ल्यूएस आरक्षण यहाँ 10% मिल रहा है, जिसमें पद है 902 हो रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जा गया है, जिसमें 2,437 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें, एससी शेड्यूल कास्ट की, तो 21% का रिजर्वेशन है, जिसमें 1,895 पदों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई। यदि हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की, तो 2% का रिजर्वेशन, जिसके साथ 180 पद कुल आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल यहाँ 9,027 आपकी वैकेंसी आपकी अलग अलग, मैं यदि बात करूँ श्रेणीवार, तो यहाँ पर आपको दिखने जा रही है। यदि मैं बात करूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, तो उनके लिए 2% का आरक्षण है, जिसमें पदों की संख्या 180। भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 451 और महिलाओं को 20% का रिजर्वेशन सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें आप देख सा रहे हैं यहाँ पर 1,805 यानी 1,805 यहाँ पर कुल आपको पद नहीं देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं और कुछ हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो यहाँ पर डेटा मिल रहा है उसको हम जान लेते हैं। तो प्लाटून कमांडर की बात करें तो प्लाटून कमांडर में अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 194 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 48, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 131, अनुसूचित जाति 101 और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 10 पद दिख रहे हैं। ये प्लाटून कमांडर की बात हो गई। यदि हम रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पर 2% का आरक्षण आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है, उसमें कुल आपके पद जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, कुल यहाँ पर 23 पद हैं। ठीक है, तो आगे हम और जान लेते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन तो हो ही गया है, साथ ही साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए वो ये कि ऑनलाइन आवेदन की जो समय सारणी यहाँ पर बताई गई है वो क्या है। आपके 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म भरना यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके पास काफ़ी लंबा समय मिल रहा है एग्जाम की पैटर्न के लिए, एग्जाम को पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नया अपडेट है उसकी जानकारी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले यदि मैं फॉर्म भरने की बात करूँ तो फॉर्म भरने की जो डेट है स्टार्टिंग वो आपकी 1 अप्रैल है। तो अभी आपके पास 1 महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ काफ़ी गैप भी मिला है, तो ये चीज़ अच्छी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। यदि मैं बात करूँ सबमिट करने की यानी लास्ट डेट की, अंतिम तिथि की, तो अंतिम जो तिथि है फॉर्म भरने की वो है 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक। आपको कुल मिलाकर लगभग 1 महीने का समय आपको मिल रहा है। और मैं आपसे फिर से बोलूँगा, कई बार होता है स्टूडेंट्स लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक में ही फॉर्म भर दें अप्रैल के, तो मुझे ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं वो चीज़ सही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें यानी आपकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो 400 रुपये आपकी यहाँ पर फीस निर्धारित की गई है ना। तो 400 रुपये यहाँ पर फीस है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। यदि मैं राष्ट्रीयता की बात करूं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें। हाँ, कई लोगों का कहना है कि सर हम यदि अदर स्टेट से हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, तो इन पर मैं चर्चा आगे करूंगा। वैसे
बाकी मैं आपको बता दूं, हाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। बाकी आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे, वहाँ आप अनरिजर्व यानी अनारक्षित में काउंट किए जाएंगे, नहीं जनरल कैटेगरी में। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। तो शैक्षिक मैं अर्हता की बात करूं तो उपनिरीक्षक यानी एसआई के लिए, नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर के लिए उसने बोला है कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। यदि ग्रेजुएशन है आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि मैं बात करूं तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपका अग्निशमन जो द्वितीय अधिकारी है उसमें भी भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से विज्ञान में, यानी यहाँ पर स्नातक की बात हो रही है एसआई में, लेकिन अग्निशमन जो अधिकारी है उसके लिए आपको विज्ञान यानी साइंस में ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बात की गई है। मैं यदि बात करता हूँ शैक्षिक यानी एजुकेशन की, तो वो आपके एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर हो गए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि यदि वरीयता की बात करें मेरिट की, तो मेरिट में वरीयता उनको दी जाएगी ज़्यादा जो जिनके पास डीओईए सीसी यानी इसका, और साथ ही साथ कंप्यूटर में यदि ओ लेवल का सर्टिफिकेट उनके पास है, या प्रादेशिक सेना में वो 2 वर्ष तक अवधि में काम किए हों, या एनसीसी का उनके पास बी का सर्टिफिकेट है, यदि बी सर्टिफिकेट कैटेगरी का है तो यहाँ पर उनको वरीयता मिल सकती है। यदि मैं यहाँ पर मैं एज की बात कर लेता हूँ, आयु की, तो आयु के लिए इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2021 को, समझिएगा 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु उसने पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 1 जुलाई 1993 से पहले का हो, और साथ ही साथ या एक आपका यहाँ पर जुलाई 2000 के पश्चात ना हुआ हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ 21 साल की आयु की बात कर रहा है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी कई जगह मैंने देखा है, ट्विटर में भी हैशटैग चलाया जा रहा है कि यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, क्योंकि लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो कई लोगों का कहना है कि सर यहाँ एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए हमें 4 से 5 साल का, तो वो अभी फिलहाल आगे की बात है। लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपकी एज मैक्सिमम 28 साल या इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि हम एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उनको अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, यहाँ पर एक वैवाहिक का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कई लोग इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए उसने लिखा है पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र, वो नहीं होगा जिसके एक से अधिक पत्नियां पति जीवित हो। मैं ये नहीं बोल रहा आपके काम का है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे केस भी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको लिए ये चीज़ बताना मुझे आवश्यक लग रहा है। तो यदि परिवार में आपके एक से अधिक पत्नियां पति जीवित हैं या शादी आपकी ज़्यादा हुई हैं, तो वो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी उसके पात्र नहीं होंगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें शारीरिक स्वस्थता की, तो आपको फिट होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं एसआई की, तो यहाँ पर फिटनेस कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर लिखा भी हुआ ऑनलाइन लिखित परीक्षा, जिसमें उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा और नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अनुसार आवेदन जो है वो आपके 400 अंक का होने वाला है। जो पेपर है वो आपका कितने मार्क्स का होगा, तो आंसर होगा 400 मार्क्स का, जिसमें 4 कैटेगरी आपकी यहाँ पर शामिल की गई, आप देख सकते हैं। जिसमें सामान्य जो हिंदी है वो 100 अंक, मूल विधि संविधान, एक्चुअल में मैं बात करूँ पेपर की तो लगभग इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स का रहता है, इसलिए यहाँ पर जो मार्किंग है वो आप देख पा रहे हैं कितनी है, 400 मार्क्स की। ठीक है, तो जो सामान्य हिंदी है वो यहाँ पर 100 अंक देने वाला है। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, एक्चुअल में यहाँ पर कानून की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे जो पुलिस विभाग का कानून है उसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम जीके की बात कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर 100 नंबर देने वाला है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स के, और साथ ही साथ मैथ्स भी आपका 40 आपके क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर आने वाले हैं, यानी 400 नंबर का आपका ये पेपर होगा। इसके लिए आपको समय जो मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा भी है 120 मिनट का आपका ऑनलाइन लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होने वाला है। भाई समझिएगा, कई बार एसएससी में भी आपने पढ़ा है
कहीं ना कहीं देखा भी है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी विवाद यहाँ पर उठ रहा है। कई स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जाना, किसी के बढ़ जाना, तो भाई यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके एक शिफ्ट में नहीं होगा, मोर देन आपके हो सकता है यहाँ पर 1 महीने भी एग्ज़ाम चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ये कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी उसमें प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ये लाइन ध्यान से पढ़ लो, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसने लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट में, ये जो 4 सब्जेक्ट है उसमें हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 35% अंक लाना अनिवार्य है और कुल पेपर में 50% अंक ही लाएंगे तो ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा। उसके यदि नंबर कहीं ना कहीं कम है आपके तो आप डिसक्वालीफाई यहाँ पर होने वाले हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं कंडीशन लिखी हुई है कि जो विद्यार्थी प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में कुल 50% नहीं लाएंगे वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु पात्र नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन में कुछ और नया दिया हुआ है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर मानक परीक्षा शारीरिक की दी हुई है, शारीरिक परीक्षा में क्या क्या है वो उसको जान लेते हैं। तो पुरुषों हेतु ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में यहाँ पर 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो है 160 सेंटीमीटर। सीना की बात करें तो जो सीना है उसके लिए आपका दिया हुआ है जो सामान्य पिछड़ी जनजाति और अनुसूचित जाति हैं उनके लिए जो सीने की माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर कम से कम सीना फुलाव अनिवार्य है, यहाँ पर वो दिया हुआ है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए उसने जो कंडीशन दी है वो ज़रा ध्यान समझिएगा। 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट की बात की, जबकि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम जो वजन है वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर शारीरिक दक्षता की हो गई बात। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और यहाँ पर जो कंडीशन है फिजिकल में वो ये दी हुई है कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। ठीक है, तो ये इसमें आपका फिजिकल पैरामीटर है जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा यदि मैं आपको बोलूं आपको अत्यधिक जानकारी या बाकी फॉर्म के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो आप इसकी वेबसाइट जो लिखी हुई है uppbpb.gov.in इस पर आप जा सकते हैं और अत्यधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है तो आप लोग प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। वैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है कि यूपीएसआई को कुछ लेकर बैच स्टार्ट किया जाए, तो अभी यदि ऐसा कुछ फैसला आएगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं कहीं ना कहीं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो और हमारे लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है नया उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। चिकित्सा परीक्षा के लिए तो मैंने आपको बताया ही कि जो जनरली पैरामीटर चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा होते हैं वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा आरक्षण की बात तो हो ही गई है। यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात करें तो उसने यहाँ पर 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी हुई है। ठीक है, बाकी तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। बाकी कुछ और यहाँ पर कुछ हमें इम्पोर्टेंट दिख रहा है तो उसको हम देख लेते हैं, है ना। बाकी मैंने एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर बता ही दिया है कि आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, है ना। बाकी इसके अलावा यदि आपका कंप्यूटर का यहाँ पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्टिफिकेट है बी का, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं अब जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो फैक्ट ये कि अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं हैं। तो आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व निर्गत होना चाहिए।
इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से हैं उनको तो रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मैं बात करूँ यदि अदर स्टेट की, तो जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, वो जनरल में काउंट होंगे। तो इसका मतलब फॉर्म तो एटलीस्ट आप भर सकते हो, और यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, भले आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, लेकिन आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं आपसे बोलूँगा ज़रूर आप लोग ये फॉर्म भरें। यदि आप लोग प्रिपरेशन भले एमपीएसआई के भी कर रहे हैं, एमपी आरक्षक की भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश में भी जॉब करना चाहते हैं, या बुंदेलखंड से सटे हुए इलाकों से आप हैं, तो आप इसको ये फॉर्म मैं सजेस्ट करूँगा, ये फॉर्म आप ज़रूर भरें। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। बाकी ये प्रक्रिया दी हुई है, ये तो आपको सब जानकारी है। फॉर्म भरने का तरीका भी आपको पता है, इसमें कुछ नया नहीं फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहा है। फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म में भी फ़ोटो जो है प्लेन सिंपल होनी चाहिए सबमिट करने की। चलिए बात कर रहा है ये। और हाँ, तो ये मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। समान हिंदी की बात करें 100 अंक का आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर समान हिंदी के बारे में बात कर रहा है, तो जो बेसिक जो हिंदी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th और 10th की, उसी की है, जिसमें हिंदी व्याकरण है, वर्णमाला है, तत्सव तत्सम है, पर्यायवाची विलोम, आपके यही क्वेश्चन जनरली आएंगे। जो ग्रामर है हिंदी की, वो कारक है, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सारा आपका सिलेबस इसमें दिख रहा है। तो आपका जो सिलेबस है, सबसे अच्छी बात ये यूपीएसआई में जो सिलेबस दिया हुआ है, आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नया यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं बात करूँ मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान की, तो यहाँ पर पहले कानून यानी दंड विधान, जो दंड प्रक्रिया संहिताएं हैं हमारी, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए संरक्षण की जो बात की गई है, साथ ही साथ जो पुलिस विभाग के अधिनियम है, यातायात नियम है, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार निवारण, आयकर अधिनियम, सूचना यानी का अधिकार यानी आरटीआई, आरटीई, आईटी अधिनियम, साइबर क्राइम से अपराध जो संबंधित हैं वो, साथ ही साथ यहाँ भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण भी यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो एक पार्ट ये है मूल विधि का। संविधान की बात करें तो पॉलिटी पूरा जो हमारा है वो हमें यहाँ पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्वास्थ्य, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भूगोल, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी, उत्तर प्रदेश का राजस्व, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का नॉलेज भी आपका यहाँ पर होना अनिवार्य है। आईटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ कंप्यूटर का और कम्युनिकेशन नॉलेज भी आपको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण की। तो ये है मैथ्स आपका। जनरली जो मैथ्स में टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हैं वही टॉपिक है, कुछ यहाँ पर नया नहीं है। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन, और इसके अलावा एनालिटिक आपके फंक्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पर रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है। रीजनिंग की हम बात करें तो उसी में कुछ ऐड किया गया है, जिसमें सिंबल्स के क्वेश्चन है, लॉजिकल डायग्राम, वेन डायग्राम, इसके अलावा वर्ड एंड अल्फाबेटिकल एनालॉजी है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग है, ये आपका पार्ट हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अलग से कुछ चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई हैं जो आपको यहाँ पढ़ना होगा। ठीक है, विधि का शासन है, व्यावसायिक सूचना है, समकालीन पुलिस के मुद्दे हैं, उनके डिसीजन है, मेंटल टफनेस है, सेंसिटिव क्वेश्चन आपके हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप, एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम बेस्ड आप ऑन अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग जनरली आपने जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा पार्ट है, बस यहाँ पर थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। जो एमपीएसआई है की बात करें तो थोड़ा उसके एग्जाम में पैटर्न में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और इतना ही पढ़ना है। तो मैं आपको बोलूँगा लास्ट में यही, क्योंकि नोटिफिकेशन पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि इसका जो सिलेबस है उसको ज़रूर ध्यान से देख लें, और ये फॉर्म समय रहते हुए भर जरूर दें। और बाकी पढ़ाई से संबंधित और इसके लेक्चर संबंधित या जो भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको सेवाएं जो हम लोग दे रहे हैं वो आपको ऐसी मिलती रहेंगी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कौटिल्यंस। इसके साथ ही साथ हमारा कौटिल्य एकेडमी राजवाड़ा का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय